हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेसिकली क्लास 11th का जो चैप्टर है पार्ट 2 का, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस KTG। तो इन सारे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेकिन जो बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो बेसिकली हम लोग उसको जानते हैं हीट नाम से, ठीक है। तो बेसिकली NCERT के अकॉर्डिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव टॉपिक, अगर कॉम्पिटिटिव बेसिस पर देखें तो इसे हम लोग हीट के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं हीट, या ये कहिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और ये जो लेक्चर है ये पूरा सीरीज ऑफ लेक्चर चलता जाएगा और पूरे कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स और JEE मेंस, एडवांस और नीट, इन सारे टॉपिक्स, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन सब टॉपिक्स को कवर करते हुए, क्वेश्चन करते हुए इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स आगे बढ़ता चला जाएगा और एक लेक्चर लास्ट लेक्चर तक जाएगा और फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। और ये पहला लेक्चर है और आप अगर इसी लेक्चर पर आए तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बेसिक से मैं बात करने वाला हूँ। मतलब डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा, पीछे पहले बेसिक्स आपके ठीक करूँगा। वो बेसिक्स जो आगे मिलेंगे इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक्स में आगे जो मिलेंगे, तो आप देखकर ये घबराए नहीं कि ओ भाई साहब ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, एकदम परेशान ना हो, बिल्कुल मैं हूँ ना। इस वजह से ये जो अभी का लेक्चर है, ये जो लेक्चर फर्स्ट है, इसमें सिर्फ हम लोग बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें और इन तक लेक्चर को देखें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी पढ़ सके, फिजिक्स को अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे लेते हैं हीट, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हीट पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ बेसिक्स बातें करेंगे। ये है क्लास 11th का, क्लास 11th, ठीक है। क्लास 11th है हीट। और हैशटैग जाबिश फिजिक्स, आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिल जाएगा DPP PDF नोट्स, चैप्टर के, बुक्स के, वो सारी चीज़ें आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे बेसिक्स बातें, अच्छी अच्छी बातें, बेसिक्स टॉपिक, बेसिक्स, ठीक है। एकदम बेसिक्स, एकदम तह से जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें हमें मिलने वाली है, वॉल्यूम, एरिया, ये सारी चीज़ें एकदम जो बेसिक्स है वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो बिना वक्त ज़ाया किए शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले बेसिक्स में अगर बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं एरिया। अब तक आपने क्या पढ़ा था? एरिया कैसा क्वांटिटी, स्केलर है या वेक्टर है? एरिया कैसा क्वांटिटी, स्केलर या फिर वेक्टर? सर अब तक तो एरिया स्केलर ही है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आई है स्केलर मानकर चलने में, बिल्कुल। लेकिन एरिया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब तक आपको एरिया का मिला नहीं होगा कुछ हिस्सा, लेकिन एरिया बेसिकली क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। याद रख लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझना था, नहीं समझा था तो अब समझ लीजिए, सुन लीजिए। एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर ये काम देगा जब आप पढ़ोगे क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पढ़ोगे गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस थ्योरम फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो वहाँ यहाँ वो उन सब जगहों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वहाँ पर ये काम देने वाला आपको एरिया वेक्टर। तो एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एरिया वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा भाई, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? क्योंकि डायरेक्शन हम तो जानते हैं कि वेक्टर जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड तो चलिए भाई, मैग्नीट्यूड हम समझ जाते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा ये एक मुद्दा है। तो आइए देखते हैं। एरिया दो तरह का होगा। एरिया कितने तरह का होगा? दो तरह का होगा। एक होता है ओपन सरफेस। एक क्या होगा? ओपन सरफेस। दूसरा होता है क्लोज्ड सरफेस। अच्छा, ये ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस क्या है? ठीक है, ओपन सरफेस किसे कहेंगे?
ओपन सरफेस, ओपन सरफेस की बात करें, ठीक है, ओपन सरफेस की अगर हम बात करें तो ओपन सरफेस विच हैज पेरीमीटर, जिसका आप पेरीमीटर निकालते हैं, विच हैज पेरीमीटर, या ये कह सकते हैं ओपन सरफेस क्या है, 2D सरफेसेस है, या फिर जिसका आप पेरीमीटर निकालते हैं विच हैज नो वॉल्यूम, जिसके पास कोई वॉल्यूम नहीं होता है, विच हैज नो वॉल्यूम, उसके पास कोई वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है ओपन सरफेस का, एग्जाम्पल है सर्कल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, अब इसमें जो भी ले लो आप, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी ले लो, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। ये इसका भी आप पेरीमीटर निकालते हो, इसका भी आप पेरीमीटर निकालते हो, तो ये क्या है, ओपन सरफेस। अच्छा, ओपन सरफेस है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन, सवाल है कि अब डायरेक्शन किधर होगा। तो ओपन सरफेस के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि ओपन सरफेस के लिए अगर मैं बता रहा हूं आपको, तो ये सरफेस है, ये 2D है, इसके पास पेरीमीटर है। अब आपसे सवाल किया गया कि हाँ सर ये वेक्टर तो है, चलिए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि जवाब आएगा कि या तो डायरेक्शन बाहर हो सकता है या डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है, ये भी और ये भी, दोनों ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही आपके अकॉर्डिंग दोनों ही होगा। तो इस दोनों में से होगा तो कौन होगा, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, एकदम आसान है, दोनों में से आपका जो मन करे वो ले लो, ये भी आप ले सकते हो, ये भी आप ले सकते हो। ये अगर आपने कहा कि नहीं इस एरिया का मैं इधर लूंगा, तो कंसीडर इधर ही को आप करो, और अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं इधर इस एरिया को इधर लूंगा, तो कंसीडर इधर ही करो। बात समझ में आ रही है? तो आप दोनों ही तरफ ले सकते हो, और जब जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो उस प्रॉब्लम की पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन एंड तक, रिजल्ट तक आप यही कंसीडर करना। ऐसा नहीं आधे क्वेश्चन में आपने ये मान लिया और आधे क्वेश्चन में ये मान लिया, ऐसा नहीं। अगर आपने ये माना है तो पूरे एंड तक, पूरे क्वेश्चन तक यही आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो बोथ, दोनों हो सकता है, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है, बोथ, बोथ एंड स्टिक, बोथ एंड बोथ क्या, बोथ डायरेक्शन, ठीक है, बोथ डायरेक्शन, ठीक है। इसको मैं और अच्छे से बनाता हूं, बोथ डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कुछ ऐसा बनाओ, ठीक है, ये भी डायरेक्शन हो सकता है, इन कैप, एरिया वेक्टर को किससे दिखाते हैं, इन कैप, और इसका पीछे वाला भी हो सकता है, पीछे वाला भी हो सकता है, ये इन कैप, ये भी और ये भी, दोनों हो सकता है, फ्रंट साइड से भी निकाल सकते हैं और बैक साइड से भी निकाल सकते हैं। और एरिया वेक्टर का सिंबल क्या होता है, इन कैप, एरिया वेक्टर का सिंबल क्या होता है, इन कैप, याद रखिए एरिया वेक्टर का सिंबल क्या होता है, इन कैप। तो दोनों आप ले सकते हैं, बोथ डायरेक्शन, ठीक है, दोनों होगा, ठीक है, दोनों डायरेक्शन होगा, एंड दोनों डायरेक्शन होंगे, दोनों डायरेक्शन सही है, दोनों डायरेक्शन सही है, पर स्टिक टू वन डायरेक्शन, स्टिक टू द वन डायरेक्शन फॉर द होल प्रॉब्लम, फॉर द होल प्रॉब्लम। एक डायरेक्शन अगर आपने कंसीडर किया है तो पूरे सॉल्यूशन तक, पूरे प्रॉब्लम को एंड करने तक आप क्या करो, पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने तक उसी पर अटे रहो। बात समझ में आ रही है? 2D में दोनों हो सकता है। अब बात करते हैं क्लोज्ड फिगर की, ठीक है, क्लोज सरफेस की। ये तो ओपन सरफेस हो गया। अब बात करते हैं क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस किसके क्या कह सकते हैं कि विच हैज नो पेरीमीटर, विच हैज नो पेरीमीटर, जिसके पास कोई पेरीमीटर नहीं है, ठीक है भैया, कोई पेरीमीटर नहीं है, या विच हैज वॉल्यूम, ये इसको बोल सकते हैं आप 3D, या विच हैज वॉल्यूम।
जिसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो, विच हैज वॉल्यूम हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल होगा स्फीयर या फिर क्यूबाइड जो ले लो आप, क्यूबाइड जो ले लो, या फिर सिलेंडर जो ले लो, ये सब क्लोज सरफेस। बात समझ में आ रही, ये सब के सब क्या है, क्लोज सरफेस जिसके पास कोई पेरीमीटर नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम होगा। और इसमें क्या था, 2D है, वो 3D है, वो ये 2D है, जिसके पास पेरीमीटर है लेकिन कोई वॉल्यूम नहीं, विच हैज नो पेरीमीटर, ठीक है, विच हैज नो पेरीमीटर एंड विच हैज वॉल्यूम। अच्छा सर इसमें डायरेक्शन क्या होगा, ये तो 3D फिगर है, इसमें डायरेक्शन क्या होगा, तो इसमें डायरेक्शन होगा, ठीक है, इसमें हम लोग डायरेक्शन मानते हैं ऑलवेज, डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन इज ऑलवेज आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा आउटवर्ड होगा और परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। क्या मतलब परपेंडिकुलर टू दी सरफेस आउटवर्ड, ये हम लोग इसमें देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय कहने का मतलब है कि हाँ बाहर भी ले सकते हैं अंदर भी ले सकते हैं, नहीं इसमें ये नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि ये क्यूब है, ठीक है, अब इसमें आप क्या समझ सकते हो, देखो एरिया वेक्टर अगर आप लिखोगे भी तो क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि सर इसमें तो बाहर भी हो सकता है और इसके अंदर भी हो सकता है, तो दोनों में से कौन ले, तो इसमें अंदर और बाहर का नहीं, इसमें बस हम लोग एक माने हुए हैं और उसी को लेकर काम करना है, एक ही को माने हुए हैं उसी को लेकर काम करना है, जो है नॉर्मली आउटवर्ड बाहर। तो इसका हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये, इस तरफ का हो जाएगा ये, नीचे वाले का हो जाएगा ये, ठीक है, और इसका इस वाले सरफेस का बाहर कैसे निकलता है, डॉट से, डॉट और क्रॉस। याद रखिएगा डॉट दिखाते हैं हम लोग बोर्ड से बाहर आने के लिए, क्रॉस दिखाते हैं बोर्ड के अंदर जाने के लिए, बात समझ में आ रही। तो 3D के लिए क्लोज सरफेस के लिए हमेशा ये फिक्स्ड है, नॉर्मली ऑलवेज क्या हो जाएगा, नॉर्मली आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ऑलवेज आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, कोई दूसरा डायरेक्शन नहीं। हाँ लेकिन 2D में है कि आप बाहर भी ले सकते हैं और अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन पूरे प्रॉब्लम तक उस दोनों में से किसी एक, जो भी आपने कंसीडर किया है उस पर चुने रहिए, उस पर अटल रहिए। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ वेक्टर से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस हम लोग एरिया वेक्टर पर कर लेंगे ताकि आपके दिमाग में बातें आ जाए और अच्छे से आप समझ लो कहानी क्या है, ठीक है। या यहाँ पर हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1, यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक सवाल हम लोग कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और डॉट दे देंगे। डॉट मतलब जेड एक्सिस बाहर, ये जेड एक्सिस ऐसे, डॉट मतलब जेड एक्सिस ऐसे। तो आप बताओ कि इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। देखिए कोई बड़ी बात नहीं थी, 4 तिया 12 एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर इसका हो जाएगा 4 3 जा 12, इसमें तो कोई खास नहीं था, 4 तिया 12। अभी देखें कि ध्यान से देखिए ये किस प्लेन में रखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए ये वाला x के पैरेलल x है और ये वाला y, तो ये कौन सा प्लेन हो गया, xy प्लेन में है, मतलब ये जो रेक्टेंगल है ये xy प्लेन में है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर या तो आप बाहर ले लो या अंदर ले लो, क्योंकि ये 2D फिगर है। तो हम इसका एरिया वेक्टर लिख सकते हैं, x की तरफ रहता है i कैप, y की तरफ रहता है j कैप और z की तरफ रहता है k कैप। तो हम लिख सकते हैं 12 k कैप। अगर कोई बच्चा लिखता है कि a वेक्टर बराबर माइनस या 12 माइनस k कैप, दोनों ही सही है, दोनों ही जवाब सही है, ठीक है, 12 k कैप और 12 माइनस a कैप। तो अभी मैंने बोला कि आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी।
दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल अगर मैं बनाऊं इसी में या इसी में बनाता हूं यहाँ पर दूसरा, अगर मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, इसका रेडियस r, एक सर्कल है इसका रेडियस r और यही प्लेन है, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, तो बताओ इसका एरिया वेक्टर कितना होगा। पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाना, मुंह पे बनाओ जल्दी, इतना आसान सा तो है। ये x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा। तो ध्यान से देखिए किस में रखा हुआ है, एक्स वाई में या एक्स जेड में, एक्स जेड में रखा हुआ, क्योंकि ऐसे है सर्कल, ऐसे नहीं है, ऐसे है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये एक्स जेड, तो ये एक्स जेड प्लेन में और ये वाई एक्सिस, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर भी ले सकते हो और नीचे भी, मतलब पॉजिटिव वाई की तरफ भी ले सकते हो और निगेटिव वाई की तरफ भी ले सकते हो। तो डायरेक्ट लिख देते प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, वाई का क्या होता है जे कैप, ये इसका आंसर है, प्लस माइनस वाई कैप प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर जे कैप। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको नोट करें जल्दी, फटाक से इसको नोट कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। और इसे पॉज करो, सॉरी एग्जाम्पल 3 कि ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है, ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, वेक्टर में आपने पढ़ा है और मैंने बताया भी है वेक्टर में। ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है, तो हम A वेक्टर को लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर, A यहाँ पर एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर को लिख सकते हैं AB वेक्टर, ध्यान से देखिए, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर लिख सकते हैं ऐसा। ये हमें क्या निकाल कर देगा, AB यहाँ कितना बन रहा है 90, तो ये बना कर देगा साइन थीटा, और थीटा यहाँ 90 है, या मान लीजिए यहाँ एंगल थीटा है, साइन थीटा, ये ठीक है। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर आपको कोई पैरेललोग्राम दिया हो और कहे एरिया वेक्टर निकालने के लिए, तो AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, क्या आ जाएगा AB साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब समझते हैं, जैसे एक सवाल करते हैं, ठीक है, जेई में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन का कुछ हिस्सा, उसमें तो बेसिकली फ्लक्स पूछा गया था, लेकिन हम लोग फ्लक्स पढ़िएगा आप, एरिया वेक्टर जब आप निकालोगे, फ्लक्स होता है एरिया वेक्टर EDS, ठीक है। तो DS यहाँ पर, या DS क्या है, एरिया है, तो पहले आपको एरिया वेक्टर मालूम हो, निकालना आना चाहिए, तब तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे। तो पूरा क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, बस उसमें का एक हिस्सा कर रहे हैं कि उसमें क्वेश्चन उसने ऐसा दिया कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन, उसमें उसने कुछ ऐसा रखा, ठीक है, ये साफ दिख रहा है कि ये कुछ बीच में, मतलब ऐसा समझो कि दरवाजा आपने बीच में खोल के छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर जिसकी साइज क्या है, साइड क्या है, 5 मीटर साइज है इसका, स्क्वायर है, साइज कितना है 5 मीटर, स्क्वायर है, साइज क्या है 5 मीटर। ये यहाँ बना रहा है 37 डिग्री, ठीक है, ये यहाँ बना रहा है 37 डिग्री। आपसे पूछा गया फाइंड ए वेक्टर, कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने पॉज किया होगा, नहीं किया होगा तो अब देखो आप, ठीक है, इस पर बनेगा ये, ठीक है, इस पर बनेगा। तो इसके लिए हम लोग इसका नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन है, तो नाम दे दो ABCD, ये हमने नेमिंग दे दिया इसका। अब हमें क्या चाहिए, एरिया वेक्टर नहीं, AB वेक्टर और AD वेक्टर। तो AB और AD कब निकलेगा, जब हम इसका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो आइए कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये A है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चूंकि सब स्क्वायर है और सब 5 हो जाएगा, तो इसका x हो जाएगा 0, y 5 होगा और j भी हो जाएगा 0। तो इसका निकाल दिया। अब हमें बस इसका निकालना है, इसका निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, ये 37 डिग्री है, ठीक है, ये 37 डिग्री है और ये कितना है 5, ठीक है, ये 37 डिग्री और ये कितना है 5। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पर x पर परपेंडिकुलर डालेंगे,
ठीक है, एक्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, एक्स पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, ये एक्स निकल जाएगा। तो देखा जाए तो ये एक्चुअली में क्या है, बेस, ये बेस है। तो कॉस थीटा लगाएं अगर, बेस बाय हाइपोटेनस, और आपको अगर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ध्यान में नहीं है तो ट्रायंगल आप नोट कर लो, ठीक है, ट्रायंगल नोट कर लीजिए 53 डिग्री, तो इसको छिटका के लिखिएगा 5 और 3, और ये होगा 37 डिग्री, और इधर लिख दीजिएगा 4, तो इससे आप 53 37 कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हम निकाल रहे कॉस परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो ध्यान से देखिए, इस ए बी का इधर आएगा, इस ए बी का इधर आएगा ए बी कॉस 37 डिग्री, ए बी कॉस 37 डिग्री, क्या आएगा, ए बी कॉस 37 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी कॉस 37 डिग्री आएगा। अब कॉस 37 डिग्री जब आएगा ए बी का, तो यहाँ हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल याद रखिए 53 37 53 37, इस ट्रायंगल से आप कोई भी ट्रायंगल निकाल सकते हैं। तो एक्स आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका ए बी का, ए बी कॉस 37 डिग्री, तो ए बी कितना है, ए बी है 5, और कॉस 37 यहां से निकाल लो आप, कितना आ जाएगा 4/5, कितना आ गया 4, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया है 4। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y एक जिधर एंगल रहता है उधर cos, और जिधर एंगल नहीं रहता है उधर sin, तो इसका आ जाएगा ए बी, ये पूरा वेक्टर का काम हम लोग कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। तो ए बी कितना है 5, sin 37 यहां से निकालो, p बाई एच 3/5, तो कितना आ गया 3, तो x आ गया 4, y आ गया 3, और z कितना है इसका 0। अब क्या करेंगे, तो आप देखो ए बी वेक्टर, अब वेक्टर के फॉर्म में लिखिए, ए बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, 4i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप, और z तो है ही नहीं। अब AD को क्या लिख सकते हैं, तो AD में देखो ध्यान से आप, AD वेक्टर को x है नहीं, y है खाली, तो 5j कैप, और ये फिर 0 हो गया। तो अब ये फॉर्मूला लगा दो, तो A वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर यहां लिखा हमने 4i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस AD कितना है 5j कैप। अब देखिए आप 4i कैप तो 5 चौके 20, और i कैप क्रॉस j कैप, फिर प्लस हो गया 5 दिया 15, j कैप क्रॉस j कैप, ठीक है, j कैप क्रॉस j कैप, ठीक है, j कैप क्रॉस j कैप हो गया। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, कैसे नहीं दिक्कत है, आपने गड़बड़ लिख दिया है, इसका x है, ये z है ना भैया, ये z है, y तो इसका 0 है, तो यहां डालेंगे 3, ये आएगा 0, तो ये आ जाएगा 4i कैप प्लस 3k कैप, यहां भी डालेंगे 4i प्लस 3k कैप, तो 5 दिया 15, और ये हो जाएगा k कैप क्रॉस j कैप। ओहो, हो जाती है छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, k कैप क्रॉस j कैप। अब देखें यहां पर वैल्यू कैसे डालेंगे, तो आप थोड़ा रिकॉल करो, ये वाला वेक्टर में आपने पढ़ा होगा i कैप क्रॉस j कैप क्रॉस k कैप। अब बताओ उसमें से i कैप j कैप, i कैप क्या मिलेगा आपको, k कैप मिलेगा, k कैप प्लस 15, और k कैप क्रॉस j कैप क्या मिलेगा, माइनस i कैप, सही चेड़ू, k कैप क्रॉस j कैप, आप उल्टा जा रहे हो इसलिए मिलेगा माइनस i कैप। तो इसको फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, a वेक्टर बराबर 20k कैप माइनस 15i कैप, ये आ गया एरिया वेक्टर। अब इसका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, जो भी जिसके साथ भी दे निकाल लेना है, तो ये एरिया वेक्टर आ गया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप फटाक से, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और बात करूंगा प्रेशर के ऊपर। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, पॉज कर लिया, just me and you and me alone। चलिए अब दूसरा टॉपिक है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी है, छोटी छोटी बातें कर रहे हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी
फॉर्मूला इसका क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। ठीक है, फोर्स बाई एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया का क्या होता है मीटर इनवर्स स्क्वायर। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बोलते हैं। इसका एक और यूनिट होता है जिसको बोलते हैं एटीएम। एटीएम बोले तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम हो गया। एसआई यूनिट पास्कल, ये वो। ठीक है, अब देखिए इसमें अब बात यह है कि प्रेशर है तो फोर्स बाय एरिया। तो चूंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमने पढ़ा फोर्स कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसा क्वांटिटी है, तो एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसा क्वांटिटी है, तो एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी। तो प्रेशर स्केलर कैसे हो गया, प्रेशर स्केलर कैसे हो गया, तो प्रेशर स्केलर क्यों है ये समझते हैं हम लोग। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है तो प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, ये ए हो गया। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ये बी हो गया। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ परपेंडिकुलर मॉडुलस बाई ए वेक्टर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ परपेंडिकुलर वेक्टर बाई ए परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं एफ वेक्टर बाई ए परपेंडिकुलर। अब आप बताओ इसमें से कौन सा सही है, ए बी सी डी ई, इसमें से कौन सा सही है, इसमें से कौन सा सही है। प्रेशर का रियल फील समझिए, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर का रियल मीनिंग बताइए जल्दी से। चलिए दिमाग लगा लिया होगा आपने, आइए समझते हैं इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे देखिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए तो आपको प्रेशर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फोर्स प्रेशर, मैंने एरिया वेक्टर क्यों बताया, क्योंकि अभी एरिया इसमें है, फोर्स तो हम लोग पढ़ के आए हैं एनएलएम में, तो फोर्स वहां हम लोगों ने समझा हुआ है, एरिया अभी हम लोगों ने समझ लिया। एक्सप्लेनेशन देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस पर मैंने 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया, 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लगाया। या फिर से वही 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है और इस पर फोर्स मैंने ऐसा लगाया 10 न्यूटन, ठीक है, और ये मान लीजिए बना रहा है कुछ थीटा। अब आप बताओ कि जो फोर्स हम लिखेंगे यहां तो सिंपली 10/1, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको आप रिजॉल्व करो। इसको आप रिजॉल्व करोगे तो इधर आएगा इसका साइन और इधर आएगा इसका कॉस। तो आप ध्यान से देखो कि ये एरिया है और आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, क्या ये प्रेशर कहलाएगा? नहीं, प्रेशर जनरेट भी नहीं होगा, ये प्रेशर नहीं कहलाएगा, ये स्ट्रेस पैदा करेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस पैदा करेगा। तो स्ट्रेस नहीं पढ़ रहे हम लोग, बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स पढ़ रहे हैं, प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, प्रेशर है, मतलब ये फोर्स है। तो ये फोर्स प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कौन करेगा, ये। तो ये बेसिक, ये कौन सा फोर्स है, परपेंडिकुलर वाला, और ये कौन सा फोर्स है, पैरेलल वाला। तो प्रेशर क्रिएट कौन करेगा, ये परपेंडिकुलर और एरिया। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, एफ परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड बाई एरिया का मैग्नीट्यूड। तो इसका सही जवाब क्या है, सी। अब देखो ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इस वजह से ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, इस वजह से ये फोर्स का, प्रेशर कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखिए फोर्स हमेशा कैसा लगेगा, फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फोर्स हमेशा कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। फोर्स हमेशा कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फोर्स हमेशा कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें हम लोग कुछ और समझ सकते हैं, ठीक है,
इसमें हम लोग कुछ और समझ सकते हैं, जैसे एक वैल्यू लिख लीजिए 1 ATM, ठीक है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये एक एटीएम मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होता है जो हमारे ऊपर कंटिन्यूअसली लगता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली हमारे ऊपर ये लगता रहता है, ठीक है। और हम लोग जब हाइट चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। तो वो सब चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस एटीएम छोटी छोटी बेसिक बातें मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब इस पर एक सवाल हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, इतना आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यहां पर कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन यहां कर लेते हैं। एग्जांपल, ये एक वॉल है, ठीक है, स्क्वायर वॉल है, 5 मीटर साइज है, प्रेशर लग रहा है इस पर 10 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अब वो बताना है फोर्स कितना होगा, क्वेश्चन क्या है, एक दीवार है जिसका साइज क्या है, स्क्वायर 5 मीटर, और फोर्स प्रेशर कितना लग रहा है, ये प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर कितना लग रहा है 10 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए ये फॉर्मूला है, इस पर बैठा दीजिए। तो F परपेंडिकुलर प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर कितना है 10, एरिया कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 250 न्यूटन। अब डायरेक्शन किधर होगा, तो यहां लिखा हमने डायरेक्शन, फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो फोर्स लगेगा इधर, मतलब कि फोर्स लगेगा टुवर्ड्स राइट, फोर्स किधर लगेगा, दाहिनी साइड। बात समझ में आ रही है, चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जल्दी से। 10⁻³ kg मीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है। तो यहां तक की कहानी इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए ये जो चीज़ें हमने लिखा है, इसको भी समझ लेते हैं। हमने क्या क्या समझा, एरिया वेक्टर समझा, हमने प्रेशर समझा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसका, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने वाली इस हीट वाले चैप्टर में, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते हैं। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, ये सब चीज़ें। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या लीटर, ये कुछ भी हो सकता है। मीटर क्यूब भी लिखा हुआ मिलेगा, डेसीमीटर क्यूब भी लिखा हुआ मिलेगा, सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा हुआ मिलेगा, लीटर भी। अच्छा, इसको अगर आप, मैंने कहा कि बहुत बेसिक बातें करूंगा, तो देखिए अगर 1 डेसी सेंटीमीटर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर के बराबर। 1 डेसी सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 1 डेसी सेंटीमीटर 10⁻⁻1 मीटर के बराबर होगा। तो 1 लीटर कितना हुआ, तो 1 लीटर होगा आपको 1 dm क्यूब। 1 लीटर कितना होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर मतलब कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है 1 लीटर। या अगर हम इसको मीटर में लिखें तो 1 लीटर बराबर होगा 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है। तो ये वॉल्यूम का यूनिट भी हम लोगों ने लिख लिया, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी का सिंबल हम लोग दिखाते हैं रो, डेंसिटी के सिंबल को दिखाते हैं किससे, रो से, मास बाय वॉल्यूम। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑफ वाटर क्या होता है, 1 ग्राम, ठीक है। रो ऑफ वाटर क्या होगा, रो ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको चेंज करो तो 10⁻³ kg पर सेंटीमीटर को मीटर में करोगे 10⁻⁶, सॉल्व करके आएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर आप ध्यान से देखो तो इस 1000 मीटर को क्या लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 kg बाई 10⁻³ मीटर क्यूब। क्या आप ऐसा लिख सकते हो, 1 kg बाई 10⁻³ मीटर क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब ध्यान से देखो तो ये किसके बराबर है, ये 1 लीटर के बराबर है। अरे भाई साहब आ गया, 1 kg बाई 1 लीटर, इसका मतलब 1 लीटर में कितना पानी, 1 किलो पानी। बात समझिए, 1 लीटर में कितना पानी, 1 किलो पानी। 1 लीटर में कितना पानी, 1 किलो पानी। 1 लीटर में 1 किलो पानी है। तो बात समझ में आ रही। इसी वजह से हम लोग 1 लीटर मिल्क को क्या बोल देते हैं, 1 kg मिल्क। 1 kg, क्योंकि मिल्क और दूध और पानी का जो डेंसिटी है वो लगभग सेम है, इसलिए कॉमन बोलने वाली, हालांकि ये गलत है लेकिन कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, ठीक है, कि 1 लीटर मिल्क है तो 1 kg मिल्क दे दो, आधा किलो मिल्क दे दो, चलेगा, ठीक है, चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि लगभग दोनों का बात
सेम है। जैसा यहाँ मैंने किया कि 1 लीटर जो है वो कितना, 1 लीटर में कितना किलो पानी, तो 1 किलो पानी। बात समझ में आ रही। अच्छा डेंसिटी ऑफ आइस ले लेते हैं, तो ये कितना होता है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा इसकी डेंसिटी कम है किससे, पानी से। पानी से डेंसिटी कम है तभी तो ये तैरती है, बर्फ तैरती है पानी पर। क्यों तैरती है, इस वजह से क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। अब बात करते हैं इस रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये रेशियो है, ठीक है। ये क्या है, रेशियो है। डेंसिटी ऑफ मीडियम टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ मीडियम या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये आप कह सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मीडियम कहने का मतलब या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस दोनों ही सही है। डेंसिटी ऑफ मीडियम या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस रेशियो है टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये रेशियो है। बात समझ में आ रही। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट कितना 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का हम क्या लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रेशियो है, तो ये यूनिटलेस होगा। ये क्या है, रेशियो है, और ये क्या होगा, यूनिटलेस होगा। अब बच्चा पूछता है कि सर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर क्यों लेते हैं। लेकिन मैं यहां बता देता हूं कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो इतना होता है, वो मैक्सिमम होता है 1.01 इंटू 1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, ये होता है और ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड मानते हैं। ये मैक्सिमम होता है और इसे हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं, इसलिए इसको इससे कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं आपको दिया गया है कि ऐसा आपको दिया गया, मान लीजिए कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज 2.9, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मीडियम इज 2.9। अब बेसिकली ये तो यूनिटलेस है, इसमें इसके पास कोई डायमेंशन नहीं। तो अब ये 2.9 जो दे रहा है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है या केजी पर सेंटीमीटर क्यूब है। ओहो कैसे समझे, कैसे समझे, ये ग्राम पर सेंटीमीटर। अब देखिए सिर्फ 2.9 दे रहा है। अब समझे 2.9 दे रहा है, इसका मतलब नीचे वाला हिस्सा क्या है। अगर रिलेटिव डेंसिटी ये वैल्यू है, ये क्या वैल्यू, डेनोमिनेटर कुछ नहीं है, डेनोमिनेटर कुछ नहीं, डेनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 1। ये हिस्सा अगर 1 कब होगा, ये 4 डिग्री सेल्सियस वाला 1 कब होगा, ये देखें आप ध्यान से। तो ये तो केजी मीटर क्यूब है, ये तो एसआई में। अगर इसको ग्राम सेंटीमीटर में कर दूं तो ये 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अगर मैं इसे ग्राम सेंटीमीटर में कर दूं तो ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। अच्छा 1 हो गया, ये डेंसिटी 1, तो 1 डाल दो। अच्छा ये ग्राम सेंटीमीटर में 1 है, तो इसका मतलब ऊपर वाला भी किस में होगा, ग्राम सेंटीमीटर। तो हम खुद से अंदाजा निकाल लेते कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मीडियम में अगर इतना दिया है, इसका मतलब है 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अपने से लगा लेना है, कब, जब डेटा दिया हो और उसका डिनोमिनेटर कुछ ना हो, डिनोमिनेटर कुछ ना हो। तो ग्राम सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर में जब आप चेंज करोगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है 1। डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाता है 1 हो जाता है। कब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही। तो ये हमने बेसिक्स कुछ समझे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टेम्परेचर, हीट, वर्क, इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है। तो इस लेक्चर में उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी चीजें अच्छी तरीके से। इसका नेक्स्ट लेक्चर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।